सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। प्यास का है सवाल, पाकिस्तान में बवाल। बाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। शहबाज का शोर, पाक मांगे पानी मुंह। हमले का जिक्र, पाकिस्तान को है फिक्र। खत्म अब पानी, पाक की शामतानी। बूंद बूंद तरसाएंगे, फिर बम बरसाएंगे। दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर देश का सवाल। पानी पर पाकिस्तान की नई धमकी और भारत का दो टूक जवाब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु के पानी को अपनी रेड लाइन करार दिया, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर किस बात पर अकड़ दिखा रहा है, क्योंकि भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। आतंकवाद और पानी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। एक तरफ शहबाज धमकी दे रहे हैं, पानी रोका गया तो पाकिस्तान डायरेक्ट रिस्पांस देगा दर्शकों, वहीं दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया कि दशकों पुरानी सिंधु जल व्यवस्था को अब आतंकवाद के साए में नहीं चलाया जाएगा। जी हां, तो क्या पाकिस्तान की पानी वाली धमकी सिर्फ बौखलाहट है? क्या सिंधु का पानी अब भारत पाकिस्तान के बीच नए रणनीतिक टकराव का मोर्चा बनने जा रहा है? अगर पाकिस्तान पानी को रेड लाइन कह रहा है तो भारत की रेड लाइन क्या है? पानी पर पाकिस्तान की धमकी या भारत के सामने उसकी नई परेशानी? क्योंकि भारत का तो एजेंडा साफ है, पहले बूंद बूंद तरसाएंगे, फिर बम बरसाएंगे। सुनिए शहबाज शरीफ ने क्या धमकी में कहा है, उसके बाद हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता बरस जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं बाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। मुझे हंसी आ रही है, लेकिन दर्शकों शहबाज को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। पानी पर पाकिस्तान की धमकी के बाद क्या भारत अब पलटवार करेगा? बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, शहबाज शरीफ की वाटर वॉली धमकी कितनी गंभीर, कितनी सीरियस है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है? सवाल नंबर 4 जिस पर हम पैनल के जरिए चर्चा भी करेंगे दर्शकों, पाकिस्तान को डर है कि भारत पानी का इस्तेमाल अब स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में करेगा, ये सही है या गलत? सवाल नंबर 5, क्या पाकिस्तान की रेड लाइन वाली धमकी सिर्फ गिदड़ भभकी है? दर्शकों अगले 1 घंटे लगातार एक गंभीर विश्लेषण लेकर आए हैं। शहबाज शरीफ की फ्रस्ट्रेशन भी दिखाएंगे और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी भी आपको बताएंगे। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने क्या कुछ कहा है दर्शकों, वो आपको मैं बता दूं बिग स्क्रीन पर कि उनके बयान के मायने मतलब क्या है, और जो फ्रस्ट्रेशन है शहबाज शरीफ की थोड़ा बढ़ गई। कैसे? बयान के जरिए समझिएगा। बयान नंबर 1, सिंधु का पानी हमारी रेड लाइन है। सिंधु का पानी हमारी रेड लाइन, अच्छा। बयान नंबर 2 जो शहबाज शरीफ ने कहा है, पानी रोका गया तो पाकिस्तान जवाब देगा। अरे 1 साल से धमकी दे रहे हैं, जवाब कब देंगे? भारत चुप है बिकॉज वी बिलीव इन एक्शन, वी डोंट ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट्स। ठीक है। बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर पानी पाकिस्तान का रोका गया तो भारत को धमकाएंगे। बयान नंबर 4 वो कहते हैं पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। समझौता आपसे करना कौन चाहता है? किसने आपको बोला कि समझौते के लिए आइए?
अपने मुंह में मियां मिट्ठू बनते रहिए शहबाज साहब। बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, भारत को डायरेक्ट रिस्पांस देंगे। अरे दीजिए, कब देंगे, कब? इंतजार हम भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान रिस्पांस तो दे। जब बाकी रिस्पांस से खाली हो जाए, पैसा इकट्ठा कर ले, अपनी गरीबी दूर कर ले, तब तो रिस्पांस भारत को देगा। लेकिन सिंधु जल संधि क्या दर्शकों, वो आपको मैं बताऊं, जिस पर पाकिस्तान आग बबूला हो रहा है, रह रहकर धमकियां दे रहा है और भारत चुप है। हम सुन रहे हैं, क्योंकि कहते हैं सुनने वाला ज्यादा बड़प्पन दिखाता है, कम दिमाग वाले बोलते रहते हैं। इन्फो नंबर 1, 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक जल संधि होती है, एक समझौता होता है, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 19 सितंबर 1960 को कराची में दोनों देशों के बीच दस्तखत हुए, हस्ताक्षर हुए, सिग्नेचर हुए इस संधि को लेकर दर्शकों। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह संधि हुई थी। वर्ल्ड बैंक मीडिएशन के लिए था वहां पर, वर्ल्ड बैंक, हाँ विश्व बैंक, जिससे आजकल पाकिस्तान उधारी मांगता रहता है। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, 6 नदियों के पानी के बंटवारे पर रजाबंदी बनी दर्शकों, कि 6 नदियां हैं, उनका पानी बांटा जाएगा। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, ये 3 नदियां भारत के हिस्से में आई। इसका इस्तेमाल, इसके पानी का इस्तेमाल भारत कर पाएगा, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में 4 नदियां आई। कौन कौन सी आई दर्शकों? हमारे हिस्से आई रावी, ब्यास और सतलुज, लेकिन पाकिस्तान को 4 नदियों का पानी जाना, इस पर संधि बनी, इस पर दस्तखत हुए, इस पर सिग्नेचर हुआ। वो नदियां थी सिंधु, झेलम, चिनाब। ये तमाम जो नदियां थी, ये पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान के लिए थी। पाकिस्तान का पानी इन नदियों में जाना था और पूर्वी नदियों का पानी हमारे पास आना था। सिंधु जल संधि को भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति भी मिली। जी हां, भारत को सीमित उपयोग की अनुमति भी मिली कि भारत इन पानी का इस्तेमाल, इनके फ्लो का इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे कर सकता है। हाइड्रो पावर बनाने का अधिकार भी भारत के पास गया। जी हां, हाइड्रो पावर बनाने का अधिकार भी भारत ने अपने पास रखा, लेकिन पाकिस्तान भारत को डिक्टेट करता है, सिंधु जल समझौते पर ऐसा करिए, वैसा करिए, नहीं तो ये कर देंगे, नहीं तो वो कर देंगे। जरा सिंधु जल संधि का मैप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मेरे कैमरा पर्सन क्लोज आपको दिखाएंगे। उस मैप के जरिए मैं आपको पूरा समझाऊंगा कहां पे क्या क्या कैसे कैसे है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है वो मैप, मैंने आपकी स्क्रीन पर दे दिया है। ये नक्शा आपको समझाएगा कि किन नदियों का बंटवारा कहां और कैसे हुआ है। देखिए, ये जो नीला पानी आपको दिखाई दे रहा है, जो नीले रंग की आपको डॉट्स दिख रही हैं, सतलुज, ब्यास और जो रावी, ये 3 नदियां थी, इनका इस्तेमाल भारत के हिस्से में आया। जो हरे रंग की डॉट्स दिख रहे हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 आप देख रहे हैं, इसका पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया और ये गिलगित बल्टिस्तान से निकलता हुआ पानी आता है यहाँ पर। और जम्मू कश्मीर से जो एक नदी है, वो जो ब्यास है, वो जम्मू कश्मीर से निकलकर आती है, जिस रावी यहाँ से इसकी सब्सिडरी है जो यहाँ से बहकर आती है। तो ये 3 नदियां थी, रावी, ब्यास और सतलुज, जो भारत के हिस्से में थी। चिनाब, झेलम और जो सिंधु का पानी था, वो पाकिस्तान के हिस्से में जाना था। लेकिन दर्शकों, हम रावी, ब्यास और सतलुज का पानी तो रोक ही सकते हैं, और वही हमने रोका। हमने रावी का पानी यहाँ पर रोका, अमृतसर बॉर्डर के पास। हमने सतलुज का पानी यहाँ रोका, जो उनका सिंध लाहौर के नीचे वाला जो इलाका है, वहाँ हमने रोका। और ब्यास का पानी भी हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनके पास जो पानी की सप्लाई थी वो कम हो गई। और जो झेलम नदी बहती है कश्मीर से, वहाँ पर भी हमने कोशिश की है कि वहाँ का पानी भी डाइवर्ट कर सके, क्योंकि हम वहाँ रिजर्वायर्स बना रहे हैं दर्शकों। यानी ये जो 3 नदियाँ, 3 नदियों का जो बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में जल संधि जो हुई, उसका मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, उसकी डिटेलिंग मैं आपके लिए कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान ने धमकी दी कि भाई पानी रोका तो रॉकेट दाग देंगे, हाथ काट देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। चलिए, रिटेलिएशन कहां कहां होगा दर्शकों, वो भी बता दूं। भारत पाक में कहां कहां जंग की आशंकाएं हैं, बॉर्डर का पूरा मैप आपके लिए लेकर आया हूं। ये मैप आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जी हां, ये देखिए, ये भारत है, ये पाकिस्तान बॉर्डर की तस्वीर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हवाई मोर्चा, मिसाइल, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी तैयारी हमने कर ली है। लेकिन देखिए, यहां पर आप देखिए, एक जो ये इलाका अमृतसर के पास का है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा कंटिजेंट पॉइंट है। श्रीनगर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहां पर एक बड़ा मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राजस्थान में आएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर के पास आएंगे, वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। अमृतसर हो गया, श्रीनगर के पास हो गया। उसके बाद अगला जो ये सरक्रिक लाइन है पश्चिम भारत में, जो गुजरात में लगती है, जिसे कक्ष ऑफ रन कहते हैं, वहां पर
यहां पर एक टसल का देखिए पॉइंट है जिसको गुजरात में है। समुद्री सीमा विवाद यहां पर बहुत वक्त से चला आ रहा है। राजस्थान सेक्टर की बात करें तो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और टैंक मूवमेंट वगैरह यहां पर लगातार हो रहे हैं। पंजाब सेक्टर की बात करें तो अमृतसर और लाहौर के पास वाला जो इलाका है, ड्रोन हमले घुसपैठ की सीमा पर कोशिश यहां पर होती है। ऊपर जो इलाका देख रहे हैं श्रीनगर, LOC, जम्मू कश्मीर, घुसपैठिए और यहाँ पर लगातार इंट्रूडर्स आते रहते हैं, यहाँ पर हमले होते रहते हैं, सीजफायर का उल्लंघन होता रहता है। तो ये मैप है। अरब सागर में भी कहीं ना कहीं जल मोर्चे पर भी देखिए यहाँ पर भी टसल दिखाई दे रहा है। अरेबियन सी में भी यहाँ पर कराची और पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। यहाँ से भी नौसैनिक टकराव, पनडुब्बी गतिविधियां और युद्धपोत की तैनाती को लेकर लगातार मामला बनता रहता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, सिंधु जल विवाद पर बड़े बयानों की भी बात कर लें। कौन कौन से बयान आए? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। जी हां, पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, लेकिन एक पाकिस्तानी नेता ने कहा कि जो पानी आ रहा है उसमें हम खून घोल देंगे। अभी तक खून पहुंचा नहीं पानी में। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं होगी और पाकिस्तान को जाने वाला पानी भारत के इस्तेमाल में लाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह का बयान आपको दिखा दिया। अगला बयान आपको दिखा रहे हैं। जी हां, अगला बयान भी दिखा देते हैं। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का बयान। उन्होंने कहा संधि तब तक होल्ड पर रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं करता, खत्म नहीं करता। डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से फैक्ट और फिगर्स को आपने जैसे सुना वैसे डिस्कशन को भी सुनिएगा। जी हां, स्वागत कीजिए कैप्टन श्याम कुमार साहब का, पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रुतिदास गुप्ता आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। हैदर खान आपको दिख रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। अहमद मस्ती खान भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, बलूचिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले कैप्टन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले 1 साल या 8 महीने में पाकिस्तान की तरफ से रह रहकर धमकियां आई कि जो खून बह रहा है, जो पानी बह रहा है सिंधु का, उसमें खून मिला देंगे। फिर बयान आया कि हम रॉकेट से हमला करेंगे। फिर बयान आया कि हम हाथ काट देंगे। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि एक एक बूंद पानी हमारी रेड लाइन है। ये पिछले 5-7 महीनों में पाकिस्तान का रिटेलिएशन जवाब, राजनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी है सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर। लेकिन भारत देखिए चुप है। भारत ने पाकिस्तान के किसी भी बयान पर अभी तक कोई हैवी रिटेलिएशन नहीं दिया। शुरू में जो कहना था, जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हुआ था, उस वक्त सबके बयान आए हमारे यहाँ, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कहा भाई नहीं हो सकता, आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रह रहकर बयान आते रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन चरम पर है शहबाज शरीफ का। सर नमस्कार, जय हिंद सर, वरुणा। जय हिंद। अब देखिए, आपके दर्शक अच्छी तरह समझते हैं, पूरा भारत और विश्व ये समझता है कि पाकिस्तान को हमने स्वतंत्रता दी है। आज उनके स्वतंत्रता दिवस का दिन है, मुबारक उनको, जो हमने बड़े भाई के रूप में उन्हें छोटा हिस्सा दिया। तो अब उनकी बातें, अगर छोटे भाई कभी कभी कुछ कहते रहे तो वो बड़े भाई को हमेशा जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मालूम है आपको कि भारत अब दंड की राजनीति करता है। अब भारत पूछता नहीं किसी विश्व के किसी संस्था से जाकर कि क्या करना है हमें इस क्षेत्र में, हमारी रीजनल स्टेबिलिटी और हमारी शांति के लिए इस क्षेत्र में हमें क्या करना है भारत को मालूम है। तो दंडात्मक राजनीति की जो तैयारी हमने की है पिछले 10 सालों में, आप देख रहे हो लगातार एक के बाद एक जो हमने उनके सीमाओं के अंदर घुस के जो परिवर्तन लाने की कोशिश की है, जिसका बयान आपने किया। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक अपरिवर्तनीय और विश्वसनीय टेररिज्म खत्म नहीं होगा जड़ से, तब तक अभी हम करते रहेंगे। तो अब हम गुहार नहीं लगाते कहीं जाकर, अब हम पूछते भी नहीं है। फिर से मैं याद दिला दूं, शहबाज शरीफ का जो उन्होंने जो बताया है आज, ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले हमने हिंदू ट्रीटी को कैंसिल किया, बाद में नहीं। तो उनका स्टेटमेंट ही बहुत गलत है आज का जो ट्वीट आया है कि ये पिछली लड़ाई में हारने के बाद उन्होंने हिंदू ट्रीटी को कैंसिल किया। नो, हमने पहले किया। तीसरे दिन जब वापस आए सऊदी अरेबिया से प्रधानमंत्री और अगले दिन मधुबनी गए, मधुबनी से उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ITBACF, आई मींस आइडेंटिफाई, हिंदी इंग्लिश में बोला उन्होंने मधुबनी में, पूरे वर्ल्ड को सुनाया। उन्होंने एक कोड दिया था, I फॉर आइडेंटिफाई, T फॉर ट्रेस, ITF एंड फाइंड
चौथा था सपोर्टर्स, SE इनेबलर्स, F फिनांसर्स। तो ITP आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। लड़ाई नहीं करनी है हमको आपसे, आपको लड़ाई करने के लायक ही नहीं हो। साम दाम दंड भेद कौन सा चाहिए आपको? सब करके दिखाने के लिए तैयार हैं हम। कोई जरूरत नहीं है लड़ाई करने की। हम दंड देंगे आपको, चुप कराएंगे, बिठाएंगे, फिर से पीट देंगे, नहीं मानोगे फिर से पीटेंगे। अब तो 5 चीजें 23-24 तारीख को अप्रैल में कही गई थी। ये तो बाद को लड़ाई तो बाद में शुरू हुई 7 मई को। पहले कह दिया था कि आपका वापस ले जाइए 5000 लोग, स्लीपर सेल्स को चेक करिए। सारे SP को बताया अमित शाह जी ने, स्लीपर सेल को चेक करने बोला। हमारे बॉर्डर से रिटर्न करो लोगों को, एक एक को जो यहाँ पर खड़े हैं। और डिप्लोमेटिक हमने हटा दिया, संबंध हटा दिया अपने लोग वहां से, एम्बेसी से, और इंदोस ट्रीटी को हमने कैंसिल किया। ये हमने अप्रैल में किया। ये आपको समझना चाहिए, हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी पहले ही, समझा दिया था उनको। तब भी नहीं माने थे, वो तैयारी कर रहे थे, 60-60 जहाज उड़ रहे थे, उनको रिहर्सल कर रहे थे वो। 7 मई तक बहुत कुछ किया, तो फिर हमने उनको बताया और हमने मेजर्ड कैलिबर्ड रिस्पॉन्स दिया। अपने हिसाब से मारा उनको, और कोशिश की कि एस्केलेशन ना हो, ताकि हम एक्चुअली उनकी जनता को, उनको नहीं मारना चाहते, हम उन लोगों को मारना चाहते हैं जो ITP SEF। और उस पे मैं लगातार बोलता रहा उन दिनों कि हमें आगे नहीं बढ़ना, अभी POJK की बात अभी नहीं उठानी है, वरना हमारा नैरेटिव अलग हो जाएगा। उसके बाद हमने विश्व में लोगों को भेजा और हमने डिप्लोमेटिक इनक्लेव वो भी लिया, प्रेस भी लिया। तो इसे हमें समझना पड़ेगा कि हमारे रिवर्स हैं ये, हमें जब जैसे चाहिए। आज ग्लेशियर चेंज हो चुके, आज का भौगोलिक सिचुएशन अलग है। 3 हमारी पूर्वी नदियां और उनकी जो 3 नदियां, उस पर भी हमारा कंट्रोल है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि 1960 में जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस हो वो आज भी कायम रहे। मानना पड़ेगा, टेररिज्म एज एक्ट ऑफ वॉर नंबर 1 एक बड़ा पंच था भारत की तरफ से। हमने 9 बजे फायरिंग के लिए रोका, DGMO ने मना किया, हमने रोका। हमने 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक का समय लिया, और 2:30 बजे हमने डिक्लेयर किया टेररिज्म एज एक्ट ऑफ वॉर, जिसके ऊपर हमारा दोबारा उन्होंने बाद में, हालांकि सीज फायर उन्होंने कर दिया, मान लिया, बड़ी परेशानी से वो गिड़गिड़ा रहे थे, हमने मान लिया। लेकिन उनका रिटेलिएशन था कि हम भी मानते हैं कि इंडोस जो ट्रीटी कैंसिल किए वो भी एक एक्ट ऑफ वॉर है, तो करो एक्ट ऑफ वॉर जी, जो करना है कर लो, हम तैयार हैं। अब आपको जब चाहिए हम आ जाएंगे, फिर से दंड देंगे। ध्यान रखना, लड़ाई नहीं करेंगे, दंड देंगे। लड़ाई नहीं करेंगे, आपसे कोई जरूरत नहीं है। साम तो अब हमारे लायक हो ही नहीं, इक्वलिटी है ही नहीं। दाम, आपकी इकोनॉमी इतनी खराब है, आप गढ़ ही नहीं पाओगे। दंड दे रहे हैं, और भेद देख रहे हो क्या हो रहा है खैबर पख्तूनवा में, सिंध में और बलूचिस्तान में। अंडा खुद ही फूट रहा है, चुपचाप देखते जाना है, हमें कुछ नहीं करना जी। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। अहमद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। श्रुति मैम भी मेरे साथ हैं और हैदर हयात साहब भी मेरे साथ हैं, इज अ जर्नलिस्ट। अहमद साहब, पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने में 5-6 बार हमें धमकी दे दी, हाथ काट देंगे, रॉकेट से हमला कर देंगे, डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे, और हमने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आपको पानी के लिए इतनी दिक्कत है, आपको लग रहा है भारत आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो हमला कर दिया होता, मार दिया होता, रॉकेट एक उड़ा दिए होते हमारे 2-4 बांध, कर दिया होता बॉर्डर पर अटैक। इंतजार किस बात का कर रहे हैं कि बस धमकियां? नमस्कार आपका नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया सर। मुझसे पहले जो मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि पाकिस्तान उनका छोटा भाई, ये तो अंग्रेज का पैदा करदा छोटा भाई है। अंग्रेज ने पैदा किया पाकिस्तान, इसमें किसी को शक तो नहीं होना चाहिए। ये हिपोक्रेटिक स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक, जिसका फाउंडर सुअर फोर था। तो इसके बारे में हम क्या कहें, ये तो बहुत बड़ा एक मजाक है। ये जो मौसूफ जिसका कि आपने जिक्र किया, शहबाज शरीफ, he is actually one of the tamed monkeys. The street juggler is General Asim Munir. इस बेचारे की हैसियत क्या है? ये तो GHQ के जो डुगडुगी है उसके ऊपर ये चलते हैं, ये हो गए या कि वहाँ के सदर हो गए आसिफ जरदारी। पूरा मुल्क जो है एक ही आदमी आसिम मुनीर चला रहा है। हमारे पूरे आज़ादी की तहरीक को उन्होंने फितना उल हिंदुस्तान कह दिया, हमारे ऊपर आके बमबारी कर रहे हैं। हमारे अभी 3 दिन पहले हमारे 30 से ज़्यादा बच्चे, औरतें, बुजुर्ग
उनको सोते हुए घर पे उनके आके बमबारी करके F-16 से जी। उनको शहीद किया। 79 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी बर्बरियत आप देख लें कि आप अगर फजाइया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही शहरियों पे, इसका मतलब है कि आप उनको अपने शहरी नहीं मानते हैं। पूरा आपने देखा कि कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर के अवाम ने इनकी रियासत को रिजेक्ट किया कर दिया है। कश्मीर के अवाम समझ गए हैं इनके जो इस्लाम का चूरन है वो नहीं वहां बिक रहा है। अब कश्मीर के अवाम भी आपकी तरफ देख रहे हैं। देखिए जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं, प्लीज मेरे बात का बुरा ना माने, लेकिन ये जो 22 अप्रैल को पिछले साल आके इन्होंने भारत के 26 मासूम और बेगुनाह शहरियों का कत्ल किया, ये अगर इजराइल का ये करते तो क्या होता पाकिस्तान का। देखिए, भारत बहुत ज्यादा सब्र बताता है, और ये टेम मंकी जो इतनी ज्यादा नाच क्यों नचता है, क्योंकि सुस्त हाथी है। एलिफेंट इज लेजी, द एलिफेंट इज टू लेजी। ये बात मैं कह रहा हूं, आप उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, हकीकत यही है। इस वजह से ये लोग जो है इतना अपना यहाँ वहाँ की बातें गैर जरूरी, अमेरिका से चीन के बूट पॉलिश करके, अमेरिका के चमचागिरी करके भारत से दुश्मनी लेते हैं। इनकी अकल कहाँ है? देखिए, फिर ये हमें कहते हैं कि हम भारत, आपकी सरकार से तो हमें एक डीला भी नहीं मिलता है, हमारा तो एक रिश्ता है नजरियाती। हम तो कहते हैं कि हम सब एक हैं। ये बेवकूफ लोग हैं, यही जिहाद करना चाहते हैं। इनकी जिहादी फलसफे के वजह से तो इनका मुल्क का मुंह आज काला है। कराची में रीगल चौक का नाम इन्होंने खत्म नबूवत चौक रख दिया। ये मजाक है क्या? खत्म नबूवत चौक, इस चौक का नाम रख लेना चाहिए खत्म पाकिस्तान चौक। अजीब मुल्क है भाई ये। ना वहां पर आइन है, ना वहां पर आजादियां हैं, ना वहां पर प्रेस कोई आजाद है। ये तो आज गुलाम है 79 साल के बाद भी। अमेरिका से इनको आशीर्वाद मिलती है और ये समझते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। इनके हाथ से सारा मुल्क जा चुका है भाई। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, कम से कम बलूचिस्तान के लोग तो इनको नहीं मानते हैं और इनके दिन बहुत ही कम रह गए वहां। मेरी थोड़ी सी शिकायत है जसवाल साहब से। वहां भारतीय हमारे भाई ने, दोस्त ने, साफी ने सवाल किया बलूचिस्तान के बारे में, तो उन्होंने उसको गोलमोल कर दिया। देखिए, हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था। हम सब लोगों को नरेंद्र मोदी साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। हम आपसे इल्तिजा करते हैं, अगर कुछ नहीं तो जैसे कि डॉक्टर अल्लाह नजर ने कहा था कि इनके जो 93,000 गन्स जो आपको सरेंडर किए उन्होंने पलटन मैदान में, वही हमें दे दें, वही हमारे लिए काफी है। हम इनको खुद सीधा समझा देंगे सबक। और ये आके झूठ कहते हैं कि हम जीते हैं। कितने झूठे हैं आप देख ले कि हम जीते हैं पिछले साल। इस मजाक का हम क्या जवाब दें, आप मुझे बताएं। मसी खान साहब, ठीक है, मैं आता रोना भी आता है। मैं हैदर हयात खान के पास जा रहा हूँ, इसके बाद मैं श्रुति मैम के पास जाऊँगा। देखिए मसी खान साहब, इसमें मैं हैदर भाई की गलती नहीं देता। मैं भी अपने देश की बात करूँगा और वही बात करूँगा जो मेरे देश के हित में हो, मेरे देश के लिए बेहतर वाली जो बात हो वो मैं भी करूँगा। और हैदराबाद शायद अगर पाकिस्तान में नहीं होते, किसी और मुल्क में होते, तो शायद वो और बेहतर तरीके से कुछ चीज़ें और बता पाते। हैदर भाई, बड़ा सवाल तो यही है कि पाकिस्तान कई मरतबा, आपके साथ डिबेट में मैं बैठा हूँ कई बार, और कई मरतबा शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ जो हैं, उन्होंने भी कई मरतबा इस बारे में जिक्र किया कि हम भारत को मार देंगे, रॉकेट से दाग देंगे और हाथ काट देंगे और हमला करेंगे हमारी। अब उन्होंने बोला कि एक एक बूंद पानी हमारी रेड लाइन है, हम इसका एक मुकम्मल और एक मजबूत जवाब भारत को देंगे। पाकिस्तान इंतज़ार किस बात का कर रहा है हैदर भाई? कोई ख़ास डेट और तारीख़ निकालनी है भारत पर हमला करने के लिए? क्या वजह है? करिए फिर, कहने से क्या होता है, 6 महीने से कह रहे हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमित भाई। जिस तरह भी बड़ी खामोशी से आपने मस्ती खान साहब की बात सुनी और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक घटिया अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया और उस पर आपने नहीं रोका उनको, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आप डिप्लोमेटिक रवैया अख्तियार नहीं करेंगे और आप मुझे मेरी गुफ्तगू के दौरान भी नहीं टोकेंगे, क्योंकि ये जो मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा कि हमले का इंतजार क्या तारीख निकालने आया हुआ है। ये जो कुत्ता अभी भौंक रहा था,
इस जी, जी। कुत्ते को नहीं नहीं नहीं, लगाम हैदराबाद डालना खान साहब बड़ा ये नहीं, जरूरी ऐसे है। नहीं, ऐसे नहीं, इस कुत्ते को लगाम डालना ऐसे नहीं, बहुत ऐसे नहीं, जरूरी है। हैदराबाद अमित भाई, ये नहीं, I'm ये sorry, भाषा I'm नहीं है, sorry। हैदर हैदर, अगर ये आप- भाषा नहीं अगर है। आप आप भी अमित एक भाई किसी एक तरह एक उसको आप भी रोकते, एक दायरे में रह के आप अपनी किसी बात तरह कह उसको सकते हैं। रोकते, आप तो भी मैं अपने दायरे में रह के एक बात जवाब कह ना सकते हैं। देता। ये गाली गलौज वाला मामला ठीक नहीं है हैदर, आप जर्नलिस्ट हैं, आप ज़हीन आदमी हैं, आप बेहतर शब्दों से भी अपने जवाब दे सकते हैं हैदर, आप जर्नलिस्ट हैं। एक पत्रकार से मैं एक पत्रकार हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे वही बेहतर लफ्ज, वही शब्द, वही एक बेहतर चीजें आपसे उम्मीद करूं। कुत्ते जी। से ज्यादा आगे जाने की जो है ना वो जरूरत महसूस नहीं की, वगरना अगर आपका ये प्रोग्राम ना होता तो मैं जो है वो कुत्ते पे इक्तफा ना करता, मैं उससे ज्यादा आगे नहीं, लेकर नहीं, जाता ठीक इसको। है, हैदर भाई, तो जवाब ये जो दीजिए, हाँ। भौंक रहा है इसको काइंडली पटा डाल के रखिएगा, और आज के बाद अगर इसने इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद इसको लगाम डाल दीजिएगा। ठीक है। अगर आप नहीं डालेंगे तो मुझसे कम से कम ठीक है। किसी अच्छे अल्फाज की तवक्को ना कीजिएगा। ठीक है। देखिए, ओके। पाकिस्तान ने डे 1 से क्लियरली बात की है कि पानी जो है वो हमारी रेड लाइन, हमारा स्टांस वही है। और अभी चूंकि आप लोगों के पास, या आपके एक्सपर्ट्स बात करते हैं, इवन आपके प्रोग्राम में आप भी कई दफा ये बात कर चुके हैं कि एज ऑफ नाउ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास नहीं है। आप लोग बना रहे हैं, आप लोगों ने वो जो टनल का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, आप लोग इनिशिएट करें प्रोजेक्ट को, आप लोग मुकम्मल करें। जिस वक्त मुकम्मल हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 25 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश करें और जवाब में यहाँ पर बैठकर आप इस तरह जो है वो खुद को तसल्ली देने के लिए मजाका खेज बातें करें। दूसरा, यहाँ पर कैप्टन साहब ने बात की कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त खाने के बाद जो है वो इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड किया, और उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की इस बात पर उनको इख्तलाफ था कि वो जंग में शिकस्त के बाद नहीं, बुनियादी तौर पर पहलगाम का जो भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके बाद ही भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड कर दी थी। इस हद तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कैप्टन साहब की गुफ्तगू से, लेकिन हैरत की बात यह है, और मैं तो समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से एडमिशन है कि उनको इस चीज पर एतराज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि भारत को जंग में शिकस्त हुई। तो कम से कम ये जो एडमिशन है ये अच्छी चीज है, क्योंकि जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते। क्या श्याम ये श्याम जी आपने एडमिट किया कि हमारी हार हुई है क्या? कैप्टन श्याम, डिड यू से दिस इन योर वर्बेटम की हमारी हार हुई है? फिलहाल मैं हैदर साहब को बड़े आराम से सुन रहा था, बड़े अच्छी से बात करते हैं, पत्रकार हैं। अब उनकी भाषा थोड़ी अच्छी लगी मुझे सुन के। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके स्वतंत्रता दिवस पर। सबसे पहले हैदर साहब, करता ही नहीं मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा कि वो ट्वीट गलत है कि इसके बाद भारत ने शिकस्त, तो आपने कहा है, हमारे मुंह से ना कहवाइए आप, कहीं से नहीं। मैंने कैप्टन साहब मैंने भी तो यही बात कही है, कोई जरूरत नहीं है, गवाही देने की जरूरत नहीं है। एग्जिबिट्स देखिए और आप अटैक करिए ना। मैं प्रपोज नहीं करना चाहता, मैं फौजी हूँ, आप अटैक करिए। आपको अटैक करने की जब जरूरत हो कर लीजिए। आपने क्यों नहीं तैयारी की? हमने 3 बार आपको अटैक किया है, हमने आपको पेनिट्रेटिव स्ट्राइक 3 बार किया है, आपने तीनों बार शिकस्त खाई है। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, तीनों बार आपने शिकस्त खाई है। मैंने कहा पिछले 10 सालों में जो हमने दंड दिया है आपको, उसकी बात समझिए और अपनी जो क्षति है उसको पूरा करिए। दोबारा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा ना कहें, मेरी जुबान है, आपकी अपनी जुबान से जो आपको तकल्लुफ ऐसा ना निकल जाए कि आपको जो मन करे वो बात करें। मेरा कहना बहुत क्लियर है और आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको। मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद, आप हमारे लायक नहीं है, आप हमारे छोटे भाई हैं, हम तो आपको दंड दे रहे हैं, आप चुपचाप सहिए और खुश रहिए। अगर दंड स्वीकार नहीं है तो फिर तो थप्पड़ भी लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसी भाषा में कभी कहता ही नहीं। दंड बोल के मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, अच्छी भाषा सलीके के साथ कह रहा हूँ। दंड नीति, और भारत दंड नीति पर है, हम यूनाइटेड नेशन पे नहीं जाते। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वो जो दंडात्मक कार्रवाई है जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में किया है, ये रिसेंट अटैक, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो आपको फटकारा है उसको देखिए। भारत को छोड़िए, अभी आप विश्व में इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, आपका आर्थिक जो मामला, आपके जो कैद लोग बैठे हैं वहां पे, पॉलिटिकल प्रेशर है आपका, नहीं जाता। इसको समझिए ना। कौन गया था कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशंस के पास? कौन गया था कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशंस के पास? फैक्ट्स दुरुस्त कीजिए,
फैक्ट्स दुरुस्त कीजिए कैप्टन साहब। दूसरी मैं बात, आपकी खैबर यहाँ पर पख्तूनख्वा बात की सिर्फ बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान रिसेंट की नहीं है, अटैक आपने किया यहाँ उनके पर ऊपर, अटैक किया, महिलाओं को, बच्चों को मारा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप मेरा ख्याल इतिहास है में कि न जाए, मणिपुर, फिलहाल अभी की बात मिजोरम, कर लें आप। नागालैंड का जिक्र कर रहे हैं। आप मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड का जिक्र कर रहे हैं, तो आप जरा जी नहीं, मैं खैबर पख्तूनख्वा के अटैक की बात कर रहा हूँ, जिसको यूनाइटेड नेशंस हम ने बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, उसको हम पढ़िए खैबर और पख्तूनख्वा, समझिए। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं हैदर साहब। बताइए दुनिया को, आपका ताल्लुक भारतीय ये नेवी से है। आप हमारी आप लैंग्वेज को यहाँ अपनी पर तरफ से बैठकर इस्तेमाल करना कहेंगे जानते हैं, हमारी पत्रकार नेवी है, बहुत पर बड़ी कोई है। बात नहीं, दुनिया पत्रकारिता अच्छी जानती होती है, है इसका कि मतलब कि नहीं इस कि आप हमारी रीजन लैंग्वेज की को अपने हिसाब से यूज कर सबसे लें। ज्यादा जो बोला जा रहा है उसी को शर्मनाक सुनिए। हादसे हैं, अब वो देखिए किसी नेवी की मुहिम तो भारतीय नेवी कानों से के जो हैं। बोला जा रहा है तो उसको आप सुनिए लोगों और उसका को जवाब फैक्ट्स दीजिए। बताएं। पत्रकारिता का ये मतलब नहीं है हैदर साहब कि आप मेरी बातों को ही अलग कर दें। जिस जो नाम अच्छा हैदर पुकारा साहब गया एक बात उसी नाम बताइए, पे हैदर बात साहब करिए। समंदर गर्द हो ठीक है जाती हैदर साहब, एक तो सवाल मेरा, हकीकत एक सवाल मेरा ले बताइए। लें। अमित भाई बात एक मिनट, मुझे एक हाँ, मिनट हाँ, दीजिएगा। हाँ, देखिए कैप्टन साहब से मैं एक्सपेक्ट करूंगा, कैप्टन साहब से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पर आकर लोगों से झूठ बोलने की बजाय उनको फैक्ट्स बताएं। कैप्टन साहब भारतीय नेवी में बड़ा सर्व कर चुके हैं, इन्होंने एक मर्तबा आपके प्रोग्राम में मुझे बताया था, ये किसी एयरक्राफ्ट करियर में भी रहे हैं। इनको चाहिए फैक्ट्स बताएं, यहाँ पर आकर लोगों को बताएंगे जी कि भारतीय नेवी बड़ी मजबूत है। आप हकीकत बताएं कि इस रीजन के शर्मनाक हादसे भारतीय नेवी के साथ हुए हैं। ये फैक्ट आपको किसने बता दिए? आपके डॉकयार्ड में तबाह हो जाते हैं। हैदर साहब ये फैक्ट आपको किसने बता दिए? ये बात मैं आपसे बोलूंगा कि आप झूठ मत बोलिए। आपको अभी तक पीएनएस ये फैक्ट्स आपको किसने बता दिए? समझ में नहीं आया है। आपको अभी तक पीएनएस गाजी की मार का सबक नहीं मिली है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। आपको ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन भूल चुके हो। कराची की धू धू करती हुई 70 माइल तक दिखती हुई लहरें आपको याद नहीं है। मैं उसी शिप का कैप्टन हूं, एनएस चटक का, जिस शिप के कप्तान ने वहां पे जाके अटैक किया था 9 बजे रात को, और पहला गोला जो लगा वो आपके कराची हार्बर पे लगा। धू धू जलता रहा, 7 दिनों तक बंदरगाह जलता रहा, और 4 दिसंबर की रात को कैसे भूल जाते हैं आप? कैप्टन श्याम कुमार ही विल नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट। लेकिन हैदर हयात, मेरा एक सवाल है कि हमने आपको वाटर इंफॉर्मेशन, जो वाटर फ्लो इंफॉर्मेशन है, भारत ने देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड जैसी सिचुएशन बनी। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने बहुत सारा पानी आपका रोका, जिसके बाद जब हमने पहला फ्लो, जो भी हमारे पास, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटा मोटा 2-4 बाल्टी या 1-2 लोटा पानी जो हम रोक सकते थे आपका, हमने रोका। उसके बाद आपका बयान आया, हमने आपको वाटर इंफॉर्मेशन, फ्लो इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो भारत ने तो सिंधु जल समझौते के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो मारिए ना। आप वेट कर रहे हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तब आप अटैक करेंगे। आप ना अब अटैक कर पाए हैं, ना आप तब अटैक कर पाएंगे। आप सिर्फ बात करते रहेंगे। हैदर साहब, जिसको मारना होता है वो भारत की तरफ मारता है, वो गाना नहीं गाता। हमने जब आप पर हमले किए या जो भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने उसका गाना नहीं गाया 7 महीने तक। हम मार देंगे, हम गिरा देंगे, हम तोड़ देंगे, हम फोड़ देंगे। हमने बस रिटेलिएट किया था। अगर आपको करना तो करके हटाइए, देख लें किसमें कितना दम है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिख जाएगा, और भारत का तो दुनिया ने देख ही लिया, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई मुल्क ये नहीं कहता कि ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त भारत की हुई थी। ये सिर्फ आपका नैरेटिव है, बाकी दुनिया के किसी मुल्क के ऑफिशियली ये बात नहीं कही। और मुल्क को ना सुना, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि आपको जो कुछ श्रुति दास गुप्ता मेरे साथ है, ठीक है, आप उसके अलावा आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है, श्रुति से एक सवाल ले लेता हूं, वो आपको जवाब देंगे। श्रुति मैम, सवाल किया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मारना था पाकिस्तान को तो मारते। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? कौन सा मुहूर्त निकालना है इनको? और जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जैसी भी की, जो भी की, हमने उसका गाना नहीं गाया, हमने उसका ट्रम्पेट नहीं बजाया दुनिया में कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। अगर इतनी हिम्मत थी तो हमला कर लिया होता, तो भारत ने बता दिया होता कि हम क्या हैं, है ना श्रुति मैम? आप लोगों ने मुंह छुपाया। श्रुति दास गुप्ता, अरे कोई मुंह नहीं छिपाते हैं, हमने घर में घुस के मारा है आपको, कोई मुंह नहीं छिपाते हैं, कोई मुंह नहीं छिपाते हैं। श्रुति दास गुप्ता जी, श्रुति मैम, सिंपल सी बात है, हमने मनानी थी। श्रुति मेरे को ना मैम, थोड़ा बोलने में मुश्किल होती है, अगर ये इतनी जोर जोर से चलाएंगे, वी आर शेयरिंग द सेम प्लेटफॉर्म, तो मुझे डबल आ रहा है इस तरह से। सो इफ अगर वो सच्चाई सुनने की हिम्मत रखते हैं तो 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। अगर आपने काउंटर करिएगा तो मेरा बयान खत्म होने के बाद करिएगा, प्लीज बीच में मत करिएगा। बिकॉज ऑब्वियसली आई एम होपिंग कि वी आर बोथ एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, तो हम इतना वेट कर सकते हैं कि चाहे सामने वाले की बात पसंद ना आ रही हो, उसके बाद आप बंद करते हैं, ठीक है? सो इतनी अगर हम कर्टसी रखेंगे तो हम बात भी सुन पाएंगे, और आगे काउंटर अगर आपने इंटेलिजेंटली किया तो हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अब इसके अंदर हम बात लेते हैं कि पहले तो ये IWT की बात उठाते हैं, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 60 को इन्वोक किया है, और उसमें बोला है जिसमें कोई एंड नहीं होता
किसी ट्रीटी का, उसके अंदर आर्टिकल 60 आप यूज कर सकते हैं, जहां आप फंडामेंटल चेंज अगर आपके सर्कमस्टेंसेस में आप फील करते हैं तो आप किसी भी ट्रीटी को अबेयंस में रख सकते हैं। इसके लिए आपको देयर इज एन आर्टिकल 52 ऑल्सो, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि आपको कम से कम 12 महीने का उनको इंटीमेशन देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लोगों को शायद नहीं पता कि 2023 के अंदर इंडिया ने एक ऑफिशियल लेटर ऑफ इंटेंट भेज दिया है, उनको बता दिया था कि हम इस ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहते हैं। और इसके चलते बाद में ऑफ कोर्स हमने इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डायलॉग, बिकॉज फंडामेंटल चेंजेस भी हो रहे हैं, ऑफ इंटेंट भी दिख रहा है हमको और ऑन ग्राउंड भी ले रहे हैं, तो IWT को हमने अबेयंस में यूनिलैटरली डाल दिया है। अब ये जो है यही क्लॉजेस यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने लिए यूज करता है, इसलिए ये क्लॉजेस जो है वियना कन्वेंशन के हिसाब से कंप्लीटली लॉजिकल भी है और लेजिटिमेट भी हैं। इसके बाद वो हेग कोर्ट वगैरह के अंदर कुछ भी इन्होंने वो जो जजमेंट आई हो, इंडिया इज नॉट होल्डिंग टू इट, और इसको कोई बाहर से आके यू कैन नॉट इन्फोर्स इट ऑन अस। अगर आपने बात करनी है तो पहले टेररिज्म का काम खत्म करिए, फिर उसके बाद आके बात कर लीजिए। हमने तो हमेशा यही बात रखी है ना टेबल के ऊपर कि पहले टेररिज्म बंद कर लीजिए, फिर आके इस पे बात भी कर लेते हैं। अब इसके IWT का सेकंड हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान हमेशा ही अपने आप को कश्मीरियों के और जम्मू कश्मीर के हित के बारे में बात करने वाला एक फसाड बना के रखता है। वो उसने जो अपना जो इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन है उसको आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है, ये दिखाने के लिए कि वो रीजन जो है वो आज़ाद है और इंडिया के अंदर जो रीजन है वो अभी भी आज़ाद नहीं है, ऐसा उनको दिखाना पसंद आता है। लेकिन ये नहीं वो समझते कि अगर वो IWT के अंदर वो 80% वाटर ले रहे हैं तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उसी जम्मू कश्मीर को हो रहा है। अगर उन्हें कश्मीरियों के हित की इतनी चिंता है तो आज ही उमर अब्दुल्ला का ये बयान आया है जिन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर कश्मीर कह के अपनी छाती ठोकता है और पीटता है और रोना रोता है जा जाके 10 जगहों के अंदर, तो कश्मीरियों के हित पे जब बात आती है तो क्यों उल्टा पलट जाता है। तो तब ये दो चीज़ों अगर आप पहलू देखेंगे इसमें आप समझ जाएंगे कि हमारे पास लीगल राइट भी है, हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन राइट भी है, और वो ऑब्वियसली कोई भी ट्रीटी इन अबेयंस रखने से आप अगर वॉर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो जरूर करिए। इन्होंने तो आपको बता ही दिया कि इनका वॉर जो है वो इट इज गोइंग टू बी अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म ओनली। उन्होंने आपको बता दिया कि आप डैम खड़े करेंगे तो हम फोड़ देंगे जाके, ऐसा इनकी उम्मीद रखते हैं ये, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म ओनली। यू आर नॉट हैविंग वॉर, यू आर नॉट हैविंग अ वॉर ऑन इट। आप नहीं लड़ रहे हैं एज एन आर्मी, एज एन एयरफोर्स और एन डिफेंस फोर्स, आप लड़ रहे हैं एज अ टेररिस्ट कि हम जाएंगे वहाँ बम प्लांट करेंगे और हम उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड मेक श्योर कि आपके जो है टनल्स और आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप वहाँ कश्मीर के हित के लिए कर रहे हैं और इंडिया के हित के लिए कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो ये इनका इंटेंट भी दिखा रहा है। अगर इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ी भी क्रेडिबिलिटी रह गई होगी तो वो ये इंटेंट से समझ जाएंगे कि IWT के अबेयंस पे रहने से पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके तरबेला डैम का अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ तो उसके अंदर जो है इनके तरबेला डैम की जो मिलियन जो वाटर जो रख सकते हैं MAF वो है 18, उसको डीसिल्ट भी नहीं किया है इन्होंने इतने साल से उस डैम को। उस डैम की मेंटेनेंस इतनी पुअर है कि वो 18 MAF की बजाय वो 6 MAF रखता है। तो अगर आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास इतने सालों से 63 इयर्स तक तो ये चलती रही, चाहे कारगिल हुआ, चाहे आपका पुलवामा हुआ, चाहे कुछ भी हुआ हो, इतने सालों से ये ट्रीटी आपकी हमने कभी नहीं टच करी है। आपके पास वो वाटर फ्लो कर रहा था तो आपने उस समय डैम्स, रेजर्वायर्स ये सब क्यों नहीं बनाया? आपके 2 ही डैम है, 3 डैम है एट मोस्ट, आपने अपनी क्यों नहीं वाटर बेकिंग कैपेसिटी रखी है? तो अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो ये नेशन जो है ये फोकस कर रहा है मिलिट्री डेवलपमेंट के अंदर और टेररिज्म के अंदर, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कभी एड्रेस नहीं करना चाहता है। अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है तो उसको ये इनफैक्ट थ्रेटन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस शोज कि इनका इंटेंट जो है वो क्लीन एंड प्योर नहीं है। श्रुति मैम जवाब ले लेते हैं। हैदर खान जवाब दीजिए। अच्छा, 2 बातें हैं अमित। पहली तो श्रुति ने जो बात की 2023 में जो भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को ऑल्टर करने के हवाले से जो कुछ बातें की थी कि अंदर कुछ शिकें हैं जिसको भारत तब्दील करना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि श्रुति ने यहाँ तक बात ठीक बताई। अगली बात भी बतानी चाहिए थी कि पाकिस्तान ने जब अप्रैल 2023 में उसका जवाब दिया था तो पाकिस्तान ने भारत की तरफ से जो डिमांड्स थी एक तो उनको रिजेक्ट किया था और साथ ही कहा था कि हम आपकी कंसर्न्स बैठकर सुनने को तैयार हैं। अगर दोनों ममालिक के हक में कोई चीज होती है और उसमें किसी एक को नुकसान नहीं होता तो ठीक है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी चीज है कि बैठकर बात की जाए। तो ये पूरी बात बतानी चाहिए, अपने जो मतलब का आधा सच है ना वो नहीं बताना चाहिए। दूसरा, तरबेला के हवाले से उन्होंने कहा जी कि 18 MAF की कैपेसिटी है
और 4-5 या 6 जो है वो MAF इस वक्त वहां पर इस वक्त जो पानी है, तो इस वक्त तकरीबन 5.92 MAF बिल्कुल तरबेला में पानी है, लेकिन उसकी कैपेसिटी 9.86 MAF की है। तो अपने फैक्ट्स थोड़े से दुरुस्त करें पहले। फिर आपने आगाज में बिल्कुल अमित बात की कि पाकिस्तान ने जो है वो वर्ल्ड बैंक को राब्ता किया। वो वर्ल्ड बैंक जिसे पाकिस्तान अपनी गुर्बत दूर करने के लिए राब्ता करता रहता है, तो इस वक्त जो एक्टिव कमिटमेंट्स है ना वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के साथ, वो अराउंड $15.7 बिलियन की हैं। आप नहीं बताएंगे कि इंडिया की तकरीबन $40 बिलियन की हैं। हमारी इकोनॉमी भी आपसे बड़ी है, हमारा कंजम्पशन भी आपसे बड़ा है, हमारा पैटर्न भी आपसे बड़ा है। वर्ल्ड बैंक से तो कैसे आपका हमारा इकोनॉमी कैसे हो सकती है? हमारी सरकारों ने उधार नहीं लिया, उस दिन भी आपको ये बताया गया था। हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज ने उधार लिया है, सरकार पर कोई उधार नहीं है। और पूछा गया आपसे हैदर भाई कि आपने कितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60-70 सालों में बनाए हैं पानी को रिजर्व करने के लिए, पानी के फ्लो के लिए, वो जवाब दीजिए जो श्रुति मैम ने बोला है। 7,000 करोड़ का जो ब्रिज बना वो पहली बारिश के बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो आप गरीब भारतीयों का पैसा झोंक रहे हैं। अभी तो भारतीयों का पैसा आपको पता है, आपकी जीडीपी मेरे न्यूज चैनल से भी कम है। आपकी जीडीपी मेरे न्यूज चैनल से भी कम है। आप क्या बात कर रहे हैं अदर? यू शुड स्टडी योर इकोनॉमिक्स एंड डेटा एंड एवरीथिंग। आपको पता ही नहीं है। आप भारत को गरीब मुल्क कह रहे हैं। आप भारत की इकोनॉमी, हमारे जीडीपी को नहीं जानते, हमारे कंजम्पशन पैटर्न को नहीं जानते, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को नहीं जानते, हमारे यहाँ के कार मैन्युफैक्चरर्स को नहीं जानते, हमारे IT सेक्टर को नहीं जानते, हमारे यहाँ ग्रेन और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या कर रही है आप नहीं जानते। एकदम आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मतलब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिसको इतनी जानकारी नहीं कि भारत की इकोनॉमी क्या है, आपसे क्या डिबेट में करूं? अब भारत को गरीब देश करें, वो मुल्क, वो राष्ट्र जहां पर फ्यूल अवेलेबल नहीं है, बिजली पानी अवेलेबल नहीं है, जहां PUK के लोग सस्ते आटे के लिए मर रहे हैं, वो भारत को गरीब कह रहा है। अरे आप कैसे जर्नलिस्ट हैं? आप कैसे जर्नलिस्ट हैं? आपको भारत की इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, आप भारत को गरीब कह रहे हैं। एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर खाने को लोग मोहताज हैं, वो वहां का जर्नलिस्ट भारत को गरीब कह रहा है। अहमद मस्ती खान, मैं क्या इनको बोलने का मौका दूं? क्या मौका दूं? ये पत्रकार खुद को कहते हैं पेशे से, इनको तो जानकारी नहीं है। भारत को गरीब मुल्क बोल रहे साहब, हमारे एक शहर की GDP पाकिस्तान की GDP से कई गुना ज्यादा है। आप तो कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। हमारे यहाँ के जो बच्चों की स्कूल फीस हम भर रहे हैं पूरे देश में, जो हमारे बच्चों की स्कूल फीस जाती है, उसका चौथाई GDP पाकिस्तान का नहीं है। यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डिबेट। नो, आपने कोई होमवर्क नहीं किया है, आपने कोई होमवर्क नहीं किया। वेरी शेमफुल हैदर, आपने कोई होमवर्क नहीं किया है। भारत को आप गरीब कह रहे हैं। अहमद मस्ती खान, प्लीज कम टू द डिबेट। अहमद मस्ती खान, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड। अहमद मस्ती खान, मैं कुछ गुजारिशात यहाँ पेश करना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, ये लोग कहते हैं कि ये इनका ऑपरेशन बनियान में मिरासी, इनका जो ऑपरेशन था बनियान में मिरासी, कह रहे हैं कि हम जीते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन बनियान मिरासी हम जीते हैं। आप मुझे बताएं, औरतों के गिरेबानों में ये देखें, तो अच्छा है। दिसंबर, मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे श्रुति जी मुझे कुछ कहने दीजिए। ठीक है अमर साहब आगे बढ़िए। मुझे कुछ की बात देखिए, मुझे कुछ श्रुति मैं आ रहा हूँ। अमर साहब मुझे कुछ कहने दीजिएगा ना। श्रुति जी मुझे कुछ कहने दीजिएगा। देखें, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। दिसंबर के 17 तारीख 1971 को डॉन अखबार, जिसका फाउंडर ब्रिटिश एजेंट जिन्ना थे, उन्होंने कहा कि जंग जारी रहेगी। एक दिन पहले जो है टाइगर न्याजी साहब ने पलटन मैदान में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सरेंडर पे सिग्नेचर किए। उसके एक दिन बाद जिन्ना साहब के अखबार ने कहा कि जंग जारी रहेगी फतेह तक। ये तो लेप्टोक्रेसी कहलाती है। एक स्टेट जो झूठ के ऊपर चलती है उसको कहते हैं लेप्टोक्रेसी। आप मुझको एक सवाल का जवाब दें। ऐसा मुल्क जिसका कि फोक हीरोज उसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम होगा, तो उस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा? मुझे बताएं। ये किसको ब्लेम करेंगे उसके बारे में? अमित भाई, ये तो इनके अपना
किया हुआ आ रहा हूं है। हैदर हयात, आपके पास आ रहा हूं, आ रहा मुझे हूं, आ रहा हूं। इनका अपना किया हुआ ये चीज I है, just need 10 ये seconds. इन्हीं के पैदा करता है, ये दूसरों को क्यों कहते हैं? अमित भाई, I ये just तो need इनके 10 seconds. फौज की मेंटेलिटी मैं आ रहा हूं है। हैदर भाई, आ रहा हूं, आ रहा हूं, ये आ रहा हूं। जो मुल्ला मुनीर है, आपको यकीन है वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल भी समझता है। अमित ये भाई, intellectual हो गए। मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। मुझे I'll सिर्फ give 10 you Heather, सेकंड चाहिए। I'll I give need you to 10 go to seconds. another program. I'll give you more than मुझे 10 seconds, Heather. I'll give you. Believe मुझे me. एक और प्रोग्राम में जाना है, I'll give इसलिए you. मैं अभी आपसे जाना। इजाजत चाहूंगा। मुझे एक और प्रोग्राम में जाना है। जाते जाते भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। आपको एडवांस ये में भाग रहे हैं। आपको एडवांस में इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत ये शुक्रिया, भाग बहुत रहे हैं। शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया, शुक्रिया। भागो भागो। तो चलिए हैदर हयात चले गए डिबेट में, लेकिन इस बीच